बेपनाह प्यार तुमसे भाग साथ। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। अनु की माँ ने बहुत जिद करके बहुत ज़रूरी काम है जल्दी बुलाई, इसलिए अनु भी बिना कुछ बताए सीधे घर चली गई। घर जाने पर उसे मालूम चला कि उसकी बहन पिंकी प्रेग्नेंट है और माँ उसे बहुत खरी खोटी सुना रही थी। अनु दौड़कर पिंकी को बचाते हुए उसे अपने गले से लगा ली और पूछी, तुमसे ये गलती कैसे हो गई? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। वो बस रोए जा रही थी। फिर अनु थोड़ी देर उसे समझाकर बोली, क्या वो लड़का इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार है? क्या वो तुमसे शादी करेगा? पिंकी ने सिर हिलाते हुए कहा, वो तैयार है, पर शायद उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे। अनु बोली, ठीक है, मैं एक बार उस लड़के से मिलकर बात करती हूँ, फिर उसके परिवार वाले को मनाने की कोशिश करती हूँ। तू मुझे उस लड़के का फ़ोन नंबर दे, मैं उससे आज ही मिलूँगी। अनु उस लड़के को मिलने के लिए अपने ही होटल में बुलाती है। अनु पहले से ही होटल में पहुंच गई। जब वो वहां आया तो अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम दिनेश है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। दिनेश बहुत ही साधारण सुलझा हुआ लग रहा था। वो अपनी गलती मानते हुए अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गया। अनु को उससे बात करके लगा दोनों सच में शादी करना चाहते हैं। फिर अनु बोली, मैं तुम्हारे परिवार वाले से मिलना चाहती हूँ, उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। दिनेश अनु को अपने घर ले गया। वो परिवार वाले से रिश्ते की बात करने लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में क्या बड़े बुजुर्ग नहीं हैं? अनु हिचकिचाते हुए बोली, मेरे पापा चल फिर नहीं सकते हैं और माँ उनकी देखभाल करती है, इसीलिए मुझे ही आना पड़ा। बातों बातों में मालूम चला उसके परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उनकी मांग बहुत ज़्यादा थी। वो जितना खर्च अपने बेटे की पढ़ाई पर किए हैं वो सब उन्हें दहेज के रूप में वापस चाहिए था। अनु इतना पैसा नहीं दे सकती थी। फिर दिनेश ने बाद में उनसे कहा, दीदी कुछ पैसे मैं आपको अपने पास से दे दूंगा, पर आप मेरे परिवार वाले को मत बताइएगा। अनु को दिनेश की ये समझदारी बहुत पसंद आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, पहले मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो आगे देखती हूँ क्या करना है। वो बहुत उदास मन से सोचते सोचते ऑफिस पहुंची, जहां ऋषभ उसे देखते ही उसके ऊपर चिल्लाने लगा, आज इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम हो कि सुबह से गायब हो गई। घर से साथ निकली थी, फिर यहाँ आने के बाद तुम गायब कहाँ हो गई? सारे प्रेजेंटेशन की तैयारी हो गई? वो बोली, हाँ हाँ सर, सब हो गया, लेकिन मैं एक बार फिर से चेक करके देख लेती हूँ। अनु फिर से दिनेश के परिवार वालों की बातों में खो गई। इस पर ऋषभ को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए बोला, मिस अनुष्का, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी 5 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। वो बोली, सर मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो गई, पर अनु के दिमाग में वही सब बात घूम रही थी। जब सबने अनु को अपनी बात रखने के लिए कहा तो वो अचानक से बोल पड़ी, उन लोगों ने 50 लाख रुपए की मांग की है, कहाँ से ये 50 लाख आएंगे? सब अनुष्का का मुंह देखने लगे। गुस्से से ऋषभ उठा और उसका हाथ पकड़कर मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वो उसे अपने कैबिन में ले जाकर हाथ छोड़ते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम्हारी तबीयत? ये जो बाहर तुमने हरकत की है उससे मैं क्या समझूं? अनुष्का, सॉरी ऋषभ जी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऋषभ, तो जाकर घर में बैठो, यहाँ मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? अनुष्का, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मीटिंग के लिए अब बिल्कुल तैयार हूँ। आप प्लीज़ मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सब ठीक से कर दूंगी, आप चलिए। ऋषभ उसे देख रहा था। उसके चेहरे से साफ साफ मालूम चल रहा था कि वो बहुत परेशान है। फिर वो दोबारा मीटिंग रूम में आई, सबको सॉरी बोलकर अपने प्रेजेंटेशन में लग गई। मीटिंग बहुत अच्छे से हो गई। सब बाहर चले गए। ऋषभ ने मिस्टर दास से पूछा, आज इस लड़की को कुछ हुआ है क्या? मिस्टर दास ने अपने नाक पर से चश्मा उठाते हुए कहा, सर आज पहली बार इसे किसी लड़के के साथ कॉफ़ी पीते हुए देखा गया है। ऋषभ, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये लड़कों की दोस्ती से कोसों दूर भागती है। मिस्टर दास, नहीं सर, मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि मिस अनुष्का आज 4 बजे अपने होटल में एक लड़के के साथ कॉफ़ी पीने आई थी, फिर आधा 1 घंटा उसके साथ बैठकर गप्पे मार रही थी, उसके बाद उसी के कार में घर चली गई। ऋषभ सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है आप जाइए। वो सोचने लगा, आखिर वो लड़का कौन हो सकता है? मैंने तो इतने दिनों में आज तक
इसे किसी लड़के से बात करते नहीं देखा। ऋषभ का दिमाग परेशान होने लगा। सच में ये उसकी परेशानी थी या फिर उसकी जलन, ये तो उसे खुद पता नहीं चल रहा था। थोड़ी देर बाद जब ऋषभ कहीं किसी काम से जा रहा था तो उसने अनु की छोटी बहन पिंकी को रोते हुए दौड़कर जाते देखा और वो उसका पीछा करने लगा। ऋषभ पिंकी से उसके घर पर ही एक बार मिला था। उसने अचानक पिंकी के आगे अपनी गाड़ी रोका और पूछा, इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही हो तुम? पिंकी ऋषभ को अचानक देखकर चौंक गई। वो बोली, मुझे मर जाने दीजिए, अब मैं दीदी को और बोझ नहीं देना चाहती, वो बहुत परेशान है। ऋषभ बोला, पर हुआ क्या है? यहाँ तुम परेशान हो और वहाँ वो परेशान और टेंशन में है, आखिर बात क्या है? पिंकी, सारी परेशानियों की जड़ मैं ही हूँ। पहले से ही दी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आखिर वो कितना बर्दाश्त करेगी? उन लोगों ने 50 लाख रुपए की मांग की है, इतने पैसे दीदी कहाँ से लाएगी? ऋषभ बोला, किसने 50 लाख मांगे हैं? तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? पिंकी, दीदी मेरी शादी के लिए लड़के वालों के घर गई थी, उन लोगों ने ही दहेज में 50 लाख की मांग की है। ऋषभ, तो क्या हो गया, कोई दूसरा लड़का देख लेंगे, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, तो तुम शादी क्यों करना चाहती हो? वो रोते हुए ऋषभ के सीने से लग गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भैया। ऋषभ उसे रोता हुआ देख समझ गया। फिर पिंकी बोली, दीदी आज उस लड़के से मिलने गई थी, वो शादी के लिए तैयार है, पर उसके परिवार को 50 लाख रुपए चाहिए, जो दीदी कभी दे नहीं पाएगी। वो तो बहुत मुश्किल से घर का खर्च चलाती है, एक कमाने वाला और 5 बैठकर खाने वाला, वो तो दी ही है जो इतना हिम्मत करती है, पर इतने पैसे? ऋषभ समझ गया। अनु इसी लड़के के साथ होटल में कॉफ़ी पी रही थी और इसी 50 लाख रुपए के बारे में वो सोच रही थी। ऋषभ उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, तो तू उस लड़के से शादी करना चाहती है? उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भैया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऋषभ बोला, तो ठीक है, मैं उसके परिवार को पैसे दे देता हूँ, अब तू खुश हो जा, तेरी शादी मैं करवाऊँगा, वो भी हमारे होटल में होगी और 2 दिन बाद ही होगी। अब तुम घर जाओ और सारी टेंशन को भूल जाओ। वो पिंकी को अपने साथ ले जाकर उसके घर छोड़ दिया। रात को डिनर करते करते ही दादी बोली, अनु आज तू इतनी उदास क्यों है? अनुष्का, कुछ नहीं दादी, आज खाने का मन नहीं है। दादी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अनुष्का, हाँ बस हल्का सा सर में दर्द है। दादी, तो ठीक है, तू जाकर आराम कर, मैं अभी तेरे कमरे में आती हूँ। अनु जैसे ही उठी ऋषभ ने कहा, मिस अनुष्का, कल से तुम्हें एक शादी की तैयारी करनी है। डाइनिंग टेबल पर बैठे सारे आदमी चौंक गए। दादी बोली, तो तू शादी कर रहा है? चल, तुझमें अकल तो आई, देर सवेर हमारी बातें तू मान गया। ऋषभ, क्या दादी, मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने किसी खास गेस्ट की बात कर रहा हूँ। उनकी शादी हमारे होटल में होगी और मुझे इसमें कोई कमी नहीं चाहिए। अनु की तरफ देखते हुए ऋषभ ने कहा। अनु बोली, जी सर, सब हो जाएगा, पर शादी कब है? ऋषभ जब घूर के उसे देखा तो वो शांत हो गई। दादी हंसते हुए बोली, सबकी शादी करवाता है, अपनी कब करेगा? मैंने एक लड़की पसंद की है तेरे लिए, तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊँ? ऋषभ, दादी आपके दवाई का टाइम हो गया है, आप दवा खाकर आराम करिए, चलिए। सभी को गुड नाइट बोलते हुए ऋषभ वहाँ से उठा और सीधे अपने कमरे में चला गया। दादी मुंह बनाते हुए बोली, मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, जब मैं मर जाऊंगी तब इसे पता चलेगा। क्या जाने कब मेरी आस पूरी होगी या नहीं, कभी इसके माथे पर सेहरा बंधा देखूंगी या नहीं, इसके बच्चे को अपने गोद में खिलाऊंगी भी या नहीं। घर कितना सूना सूना लगता है, घर में रौनक तो बच्चों से ही होती है। दादी अनु से कही, अनु तू इसे समझाती क्यों नहीं है कि ये शादी कर ले, अब इसकी उम्र हो चली है, मेरी तो सुनता ही नहीं है, शायद तेरी सुन ले, तू एक बार इससे बात करके तो देख। ये बात सुनते ही ऋषभ के पापा जोर से हंस पड़े और बोले, माँ तुम भी किसे बात करने के लिए कह रही हो, ये बेचारी तो खुद उससे डरी रहती है, वो तुम्हारा पोता खूंखार शेर और ये बेचारी बकरी सीधी सादी, इसकी क्या मजाल जो ये उससे कुछ बोल सके। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। दूसरे दिन सुबह अनु होटल पहुंचती है। वो सारे अरेंजमेंट्स की तैयारी कर रही थी।
तभी उसकी नज़र ऋषभ के कैबिन पर पड़ी। वहाँ पिंकी ऋषभ के गले लगी थी। अनु को आश्चर्य हुआ, पिंकी यहाँ, वो भी ऋषभ जी के कैबिन में। फिर थोड़ी देर बाद पिंकी हंसते हुए होटल से बाहर चली गई। अनु घर पर माँ को फ़ोन की। माँ, पिंकी कहाँ है? उसकी माँ बोली, वो तो अपने कॉलेज गई है। क्यों, क्या हुआ? अनुष्का, ठीक है माँ, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। वो गुस्से से ऋषभ के कैबिन में घुस गई। ऋषभ उसे देखते ही बोला, तुम्हें मैनर्स नहीं है कि किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक किया जाता है? अब तुम्हें मैनर्स भी सिखाना होगा क्या? वो गुस्से से बोली, पहले आप ये बताइए कि पिंकी यहाँ क्या कर रही थी? उसे आपने यहाँ क्यों बुलाया था? ऋषभ फाइल पढ़ते हुए बोला, तुम्हारी बहन है, तुम्हें पता होना चाहिए। या फिर मैं कहूँ कि मिस अनुष्का, तुम अपने ऐशो आराम में इतनी खो गई हो कि तुम्हें अपने परिवार की चिंता भी नहीं है कि वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, किसके साथ रिश्ता बनाते हैं। ये सब तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए ना अनुष्का। आप कहना क्या चाहते हैं कि मुझे मेरे परिवार की फिक्र नहीं है? मुझे उनकी फिक्र है, तभी आपसे पूछ रही हूँ वो यहाँ क्या कर रही थी। ऋषभ अपनी कुर्सी से उठा और उसके करीब आकर बोला, हो सकता है उसका मेरे साथ कोई रिश्ता हो। अनु गुस्से से अपना हाथ उठा ली ऋषभ को मारने के लिए। ऋषभ ने उसके हाथ को रोकते हुए कहा, एक बार ये गलती कर चुकी हो, दोबारा सोचना भी नहीं। वो गुस्से से बोली, मैं आपको जितना गिरा हुआ समझती थी, आप तो उससे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। ऋषभ बोला, अगर मेरी तारीफ खत्म हो गई हो तो जाकर अपना काम करो। अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पिंकी से एक बार पूछ तो ज़रूर सकती हूँ, आखिर वो मेरी बहन है। हो सकता है वो मुझसे ही मिलने यहाँ आई हो, पर इस समय तो मैं यहाँ नहीं, ऑफिस में रहती हूँ और वो ये बात अच्छी तरह जानती है। और अगर वो मुझसे मिलने आई थी तो फिर मुझसे बिना मिले ही क्यों चली गई? सवालों के घेरों में जैसे अनु उलझती चली जा रही थी। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। तभी घर से उसकी माँ का फ़ोन आया। वो बार बार फ़ोन काट रही थी, फिर गुस्से से फ़ोन उठाकर बोली, क्या हुआ माँ? अगर फ़ोन काट रही थी तो आपको समझना चाहिए था कि मैं अभी बिजी हूँ, पर आप बिना सोचे लगातार फ़ोन किए जा रही है। अब कौन सा आफत आ गया माँ? तब उसकी माँ बोली, तुझे आज इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तो तुझे कुछ बताने के लिए फ़ोन कर रही थी। तुम्हारी बहन कल आत्महत्या करने जा रही थी, तो ऋषभ ने उसे बचा लिया और कारण पूछा तो पिंकी ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी। फिर क्या, उस देवता समान आदमी ने खुद उस लड़के के घर जाकर शादी पक्की कर दी। उसने सारी बात संभाल दी। आज वो पिंकी को अपने होटल भी बुलाया था। उसने उसे इतना सुनते ही अनु बोली, ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में आपसे फिर बात करती हूँ। अनु को अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अनजाने में ही मैंने ऋषभ जी को बहुत भला बुरा कह दिया। मैंने उन्हें गलत समझा, मुझे उनसे सॉरी बोलना चाहिए। वो दौड़कर ऋषभ के कैबिन की तरफ जाने लगी। उसी वक्त ऋषभ मिस्टर दास के साथ किसी बात की डिस्कशन करते हुए अपने कैबिन से बाहर निकल रहे थे। ऋषभ एक नज़र अनु को देखकर आगे बढ़ गया। वो बोली, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बिना कुछ सुने वहाँ से चला गया। इस तरह अनु कई बार कोशिश करती रही, पर हर बार ऋषभ उसे इग्नोर करता रहा। अंत में वो सोची, ये खरूस मुझे जानकर इग्नोर कर रहा है, मुझे भी कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगनी है। माफ़ी गई तेल लेने, इतना एटीट्यूड। तभी अचानक ऋषभ उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो एकदम से घबरा गई। उसने कहा, ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? सुबह से देख रहा हूँ मेरे आगे पीछे मंडरा रही हो। क्या बात है? कहीं तुम्हारा ही तो दिल मुझ पर नहीं आ गया? अनुष्का, ये आपकी गलतफहमी है। मैं तो बस आपसे। ऋषभ उसके करीब आकर बोला, आपसे क्या? अनुष्का, आप थोड़ा पीछे हटिए, फिर बताती हूँ। ऋषभ पीछे हटते हुए बोला, क्या आपसे? अनुष्का, वो सुबह के लिए मुझे माफ़ी मांगनी थी। मुझे मालूम नहीं था कि आप पिंकी के बारे में जानते हैं और आप उसकी मदद कर रहे हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। ऋषभ, ठीक है, तुम अब जा सकती हो। वो बाहर चली गई। वो अपने मन में बोले जा रही थी, कैसा इंसान है, मेरी पूरी बात भी नहीं सुना। बस ठीक है, जा सकती हो, बोल दिया। वो आगे जाकर दीवार से टकरा गई। सब उसे देखकर हंसने लगे। तभी कुछ स्टाफ्स उसका हालचाल पूछने उसके पास आ गए। वो बोली,
आज सुबह किसी राक्षस का मुंह देखकर उठी थी, इसलिए झटके पर झटके मिल रही है। तभी शोर सुनकर ऋषभ वहां आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सब अपने अपने जगह पर चले गए। वो अनु की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ मिस अनुष्का? वो हड़बड़ाकर बोली, सर दीवार मुझसे टकरा गई। ऋषभ, क्या मतलब? अनुष्का, मेरा मतलब है मैं दीवार से टकरा गई। ऋषभ, ठीक है, तुम्हें चोट लगी है? अनुष्का, हाँ सर, सिर पर। मैं ठीक हूँ। ऋषभ उसका सिर पकड़कर देखने लगा। तुम्हारा ध्यान हमेशा इधर उधर रहता है, कोई भी काम सही ढंग से कर ही नहीं सकती हो। अनु ऋषभ के अचानक इतने करीब आकर उसकी केयर करते हुए देखकर मन ही मन बोली, मैं आपको समझ ही नहीं पा रही हूँ। एक तरफ आप मुझे हर वक्त जली कटी बातें सुनाते हैं, हमेशा मुझे डांटते हैं, मुझे परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढते हैं, और दूसरी तरफ मेरे परिवार की इतनी मदद कर रहे हैं। मैं बहुत उलझन में हूँ, मैं आपको क्या समझूँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। ऋषभ उसके चेहरे पर आए सवालों को पढ़ रहा था और मन ही मन बोला, मैं तुम्हारे सवालों का क्या जवाब दूँ? पता नहीं, मैं तुमसे जितनी नफरत करना चाहता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे उतनी ही तकलीफ़ होती है। मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। ये मुझे आजकल क्या होता जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर अनु अचानक बोली, कहीं आप मेरा घर अपने नाम तो नहीं कर लेंगे? देखिए सर, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये कभी नहीं होगा। ऋषभ आश्चर्य से बोला, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारे घर की? मेरे पास घर और ज़मीन की कमी नहीं है। अनुष्का, नहीं है तो भी मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तो आपने मेरे भाइयों को बाहर पढ़ने को भेजा, फिर मेरी बहन की शादी करवा रहे हैं, मुझे अपने घर से जाने नहीं दे रहे हैं। कल को आप कहेंगे तुम्हारे माँ पापा को कोई एक कमरे वाला घर दिला देता हूँ और उसके बदले मैं तुम्हारा घर खरीद लेता हूँ। मुझे यहाँ नई कंपनी बनानी है। मिस्टर शर्मा के साथ भी तो आपने ऐसा ही किया था, पर ये आपकी गलतफहमी है। मेरे जीते जी मेरा घर नहीं बिकेगा, मैं आपको अपना घर नहीं दूंगी। ऋषभ उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा दिया। वो चुप हो गई। ऋषभ उसके मासूम चेहरे पर ऐसे खो गया कि वो उसे एकटक देखता ही रह गया, मानो वो अपने कुछ दिल की बात कहना चाह रहा हो। ऋषभ कुछ देर रुक कर बोला, मुझे तुम्हारे घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है वो मैं किसी हाल में हासिल कर लेता हूँ। अब उठो और अपने घर जाकर शादी की तैयारी करो। शादी कल ही होनी है। दूसरे दिन बहुत धूमधाम से शादी का कार्यक्रम शुरू हो गया। ऋषभ के परिवार से भी सभी आदमी शामिल हुए। ऋषभ ने शादी में कोई कमी नहीं होने दी। तभी पिंकी ने विदाई के समय ऋषभ के पैर छूते हुए बोली, हालांकि ऋषभ ने उसे अपने पैर छूने नहीं दिया। आज आपने जो मेरे लिए किया है वो शायद मेरा बड़ा भाई होता तो भी नहीं कर पाता। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। सभी ऋषभ को बहुत आदर से देख रहे थे। एक बार तो अनु का भी दिल जोर से धड़का कि कहीं सच में मुझे इनसे प्यार न हो जाए। आज तो अनु को लगा जैसे ऋषभ के चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी। फिर जब ऋषभ की नज़रें उसे देखती तो वो झट से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती। शायद एक अनोखा सा एहसास अनु को गुदगुदाने लगी थी। विदाई के दूसरे दिन उनकी माँ उससे बोली, ऋषभ बहुत अच्छा इंसान है, वो हमारी कितनी मदद कर रहा है बिना किसी स्वार्थ के। अनु भी समझ नहीं पा रही थी कि ये इतना दानवीर कर्ण कैसे बन गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।